वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज की हमारी मूवी का नाम है डायरी। ये कहानी अपने आप में एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन केस है जो सुनने में काफी डरावना, अजीब और सस्पेंस से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो रात में अपनी कार से ऊटी जा रहे होते हैं। काफी देर ट्रैवल करने के बाद वे लोग खतरनाक पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंचते हैं। जहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि अब हम 13 हेयरपिन बैंड के पास पहुंचने वाले हैं। तो इस पर वाइफ पूछती है तो क्या हुआ? हस्बैंड यहाँ कहता है कि तुम्हें शायद इस मोड़ के बारे में नहीं पता। काफी डरावनी कहानियां फेमस है इस मोड़ को लेकर। जो कोई भी इस मोड़ के रास्ते से रात के वक्त गुजरता है तो एक औरत अपने बच्चे के साथ उसकी गाड़ी के सामने आती है और उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन जो कोई भी गाड़ी रोककर उसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है वे दोबारा जिंदा नहीं रहता। इस तरह से वह हस्बैंड अपनी वाइफ को इसी के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे और वो बातें करते करते उसकी वाइफ भी थोड़ा सा डरने लग जाती है। कि ऐसे ही थोड़ी देर के बाद जब सच में ये लोग 13 हेयरपिन बैंड के पास पहुंचते हैं तो अचानक इनकी गाड़ी के सामने कुछ ऐसा आ जाता है जिससे हस्बैंड अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और गाड़ी किसी बड़े चट्टान से टकरा जाती है जहां दोनों पति पत्नी ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। ऐसे ही फिर अगले दिन टीवी न्यूज चैनल से उस एक्सीडेंट की खबर आती है कि 13 हेयरपिन बैंड पर आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है। जहां ऊटी पुलिस ने पब्लिक को वार्निंग दिया था कि रात के वक्त उस तरफ कोई नहीं जाए और जाए भी तो काफी ध्यान से। कई लोगों को तो मानना था कि उन्होंने यहाँ कुछ अजीब चीजें भी देखी थी। कई लोगों का ये भी कहना था कि वह मोड़ है ही ऐसा जहाँ रात के वक्त सामने से तो कौन सी गाड़ी आ रही है कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए उस मोड़ पे बार बार कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। फिर उसे ही अगले ही सीन में हम एक पुलिस कंट्रोल एकेडमी को देखते हैं जहां पुलिस के एक नए बैच की अभी अभी ट्रेनिंग खत्म हुई होती है। इन्हीं के बीच हम वर्दा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। अब इनका सीनियर इन सभी को कहता है कि ये तुम मेरे पीछे बहुत सारे केस की फाइल देख रहे हो ना, ये सभी के सभी अनसॉल्व केसेस हैं। अब तुम सभी को इनमें से एक एक अनसॉल्व केस को चूज करना है, उसे सोल्व करना है और ये लोग हमारे ट्रेनिंग का फाइनल असाइनमेंट होता है। अब सारे पुलिस वाले अपने हिसाब से केस फाइल सिलेक्ट करने लगते हैं तो वहीं वर्दा अपनी आंखें बंद करके एक रैंडम केस फाइल पर हाथ रख देता है। तो उसके हाथ में एक केस लगता है जिसमें 16 साल पहले ऊटी के एक होटल में एक कपल का मर्डर हो गया था और उनके बहुत सारे गहने चोरी हो गए थे और 16 साल से ये केस किसी ने सॉल्व नहीं किया था। क्योंकि वर्दा का केस ऊटी का था तो वह तुरंत ऊटी के लिए निकल जाता है जहाँ पुलिस स्टेशन में वहां के इंस्पेक्टर को वहां अपॉइंटमेंट लेटर दिखाता है और वह वर्दा को पवित्रा नाम की एक एसआई असाइन ज्वाइन करता है ताकि वह इस केस में इसकी हेल्प कर सके। सबसे पहले पवित्रा और वर्दा एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं जिसने 16 साल पहले इस केस पर काम किया था। वर्दा इस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से इस केस की डिटेल पूछने लगता है। इस पे वो ऑफिसर कहता है कि ये तो 16 साल पुराना केस है। इस केस को क्रैक करने के लिए हमने काफी कोशिश की थी लेकिन हम कोऑपरेट हो ही नहीं पाया था, पता ही नहीं लग पाया था, ये केस अनसॉल्व ही रह गया था। इसलिए जब मैं 16 साल पहले इस केस को सोल्व नहीं कर पाया तो तुम अब क्या कर लोगे? अगर मेरी मानो तो बेटा तुम किसी दूसरे केस पर काम करो। लेकिन वर्दा नहीं मानता। इस पर वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का इस केस से जुड़े अपने खोजबीन की डिटेल वर्दा को दे देता है ताकि इस केस में उसकी हेल्प हो जाए। अब वर्दा वापस लौटते वक्त पवित्र से कहता है कि हम इस केस की डिटेल दूसरे स्टेट के पुलिस स्टेटस में भी भेजेंगे ताकि अगर ऐसा गेम एक्सीडेंट कहीं और भी हुआ हो तो पता शायद वहां से कुछ क्लू मिल जाए। जब हम धीरे धीरे जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है तो वर्दा और पवित्रा भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिस बीच वर्दा पवित्रा को अपने जनन यानी चर्च के फादर से भी मिलवाता है। इधर दूसरी तरफ हर तरीके से छानबीन करने के बाद भी वर्दा के हाथ कोई सबूत नहीं लगता और उसे समझ नहीं आता कि वह आगे इस केस में कैसे बढ़े। और अब इसी केस के दरमियान एक दिन पवित्रा वर्दा से किसी रेस्टोरेंट में मिलती है। तभी वर्दा की दोस्त अक्षया वर्दा को कॉल करके बताती है कि वर्दा मैं कुंभम कुंडम से बात कर रही हूँ। असल में अभी कुछ दिन पहले तुमने जो एक केस की डिटेल मेरे पुलिस स्टेशन से में भेजी थी ना, ऐसी एक घटना इस एरिया में भी हुई थी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे केस का कुछ तो स्पॉट मिल ही जाएगा तुम्हें, उससे तुम सॉल्व भी कर सकते हो। और तौर पर पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा था
जिनके पास नाम थे जय कुमार और आनंद। अब ये सब जानने पर वरदा कहता है कि मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तब तक तुम इस केस की डिटेल मुझे भेज दो। अब वरदा कुंभकोणम जाने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, तो तभी वहां देखता है कि उसकी कार वहां से गायब थी। इसमें वरदा और पवित्रा तुरंत वहां की सीसीटीवी चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सत्या नाम के एक चोर ने वरदा की कार चुरा ली है, जिसमें वरदा की पुलिस रिवॉल्वर और साथ में इस केस की फाइल रखी थी। पवित्रा यहाँ कहती है कि मैं सत्या को जानती हूँ, ये काफी चालाक और खतरनाक चोर है। वह लोगों की कार को चुरा कर उन्हें कुनर में ले जाकर बेच देता है, इसलिए हमें तुरंत कुनर के लिए निकलना होगा। इधर वरदा शहर के सभी चेकपोस्ट को अलर्ट कर देता है कि अभी उसी रात दूसरी तरफ हम 3 चोरों को देखते हैं, जय कुमार, सिस्ट्रा जो और आनंद। और अब ये तीनों एक होटल के कमरे में घुसकर एक कपल को बहुत बेरहमी से मार रहे होते हैं, उनको जान से मार भी देते हैं, उनके सारे गहने चुरा लेते हैं। इसके बाद वहां से फटाफट ये तीनों ऊटी बस स्टैंड जाते हैं, जहां पहले से उसे ऊटी से कोयम्बतूर जाने वाली बस खड़ी होती है, और ये तीनों तुरंत उस बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सीधा सो इस बात में चढ़ने की कोशिश करता है, उसे ऐसा लगता है मानो कोई अजीब सी रहस्यमय चीज उसके सामने से गुजरी। इस पर सीधा सो घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे आंखों का धोखा समझ के बस में जाकर बैठ जाता है। इस बस में पहले से ही 2 औरतें बैठी होती हैं। एक एक तो वो औरत जो साधु के वेश में बैठी बूढ़ी औरत, जो दूसरों का नाम होता है मीनाक्षी। अगर मीनाक्षी की बात की जाए तो कुछ सालों पहले ही मीनाक्षी के हस्बैंड की मौत हो गई थी। इसका एक 8 साल का बच्चा है, और इस हर रोज मीनाक्षी एक शहर से दूसरे शहर जाकर कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती रहती है। अब बस ऊटी से कोयम्बतूर के लिए निकल जाती है, जहाँ थोड़ी देर में बीजी नाम की एक लड़की उस बस स्टैंड में चढ़ती है। असल में लीजी कोतुमल के हॉस्टल में रहती है और वहीं के पास कॉलेज में पढ़ाई करती है, और ऊटी अपने घर आई थी और अब वह वापस जा रही होती है। उधर दूसरे सीन में हम रमन नाम के एक आदमी को देखते हैं। असल में रमन की गर्लफ्रेंड किसी दूसरे गांव में रहती है, और जहां कल उसके दूसरे लड़के से शादी होने वाली है, इसलिए उसने रमन को अपने गांव बुलाया ताकि वे दोनों वहां से भाग जाएं। जैसे ही वह बस रमन के पास स्टॉप जाती है, तो रमन भी पीछे बस में बैठ जाता है, जहां हर 2-2 मिनट में रमन की गर्लफ्रेंड उसे कॉल करके उसका अपडेट लेती रहती है। इधर दूसरे सीन में हम 2 लवर्स को देखते हैं, जहां लड़की का नाम राघवी होता है और लड़के का नाम एंजल। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, जिसके चलते छुप छुप के घर से भागे थे। और इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जब राघवी और पिता को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ घर से भाग गई है, तो वे तुरंत अपने आदमियों को बुलाकर एंजल और राघवी को ढूंढने लगता है, और जहां कभी कहीं भी दोनों मिले वह उन्हें वहीं पर मार डालने का ऑर्डर देता है। उधर दूसरी तरफ सत्या, जिसने वरदा की कार चुराई थी, वह वरदा की कार को एक आदमी को बेच देता है और पैसे देकर वहां से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ वरदा और पवित्रा को एक आदमी से ये बात पता चलती है कि उसने वरदा की कार को इसी रूट पर थोड़ी देर पहले देखा था, जो आगे एक कार शेड के पास गई है। उधर दूसरी तरफ उस बस में एक परिवार आके बैठा था, और उसके बाद हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे, जहां इन चारों को भी कौतुमिल जाना होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एंजल और राघवी का भी पीछा करने लग जाते हैं, जो कि असल में राघवी के पिता के आदमी होते हैं, और ये दोनों जैसे जैसे बचते बचाते उस बस में चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इस तरह वरदा और पवित्रा आखिरकार उस कार शेड में पहुंच जाते हैं, जहां वरदा को अपनी कार दिख जाती है, जहां वरदा और कुछ गुंडों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, और उन पे वो इतने गुंडों को ऐसे बुरी तरह मारता है, जहां आखिरकार में वरदा सभी को पीट के अपनी कार के पास जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कार तो मिल गई, लेकिन केस की फाइल और रिवॉल्वर अभी भी कार में नहीं है। इसमें उन गुंडों से पूछता है कि इस गाड़ी में कुछ जरूरी सामान था, वह कहाँ है। इस पर वो गुंडे कहते हैं कि सब उस चोर ने हमें गाड़ी बेची थी, तो उसमें कोई सामान नहीं था, लेकिन हाँ, शायद मैंने उसके हाथ में एक अवैध सामान देखा था, जरूर वह आपका सामान ही आपके साथ ही लेके चला गया है। इधर दूसरी तरफ एंजल और राघवी बस कुछ पैसेंजर को अपनी कहानी बताने लगते हैं कि स्कूल टाइम से ही वो एक दूसरे से प्यार करते थे। स्कूल के बाद जब राघवी ने अपने पिता को एंजल के बारे में बताया कि वह उससे प्यार करती है, तो उसी से शादी करना चाहती है, तो उसके पिता ने एंजल और उसके फादर को खूब मारा। पिता पिता जानते थे कि मेरी बेटी दूसरा आदमी है, वो दूसरी कास्ट का है, तो मेरे पिता ने मान कर दिया। उनके फादर की फिर मौत हो जाती है, यानी राघवी के पिता ने गुस्से में एंजल के पिता को मरवा डाला था। इसलिए दोनों अब घर से भाग गए, और अब कहीं दूर जाकर ये दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे।
जहाँ इन्हें कोई अलग ना कर पाए। थोड़ी देर आगे रास्ते में एक आदिवासी परिवार बस में चढ़ते हैं, जहाँ इन लोगों को पास के गांव में ही जाना होता है। इधर आगे रास्ते में कंडक्टर राघवी और एंजल की कहानी सुनकर कहता है कि वैसे तुम दोनों कहाँ जाओगे और कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा। इस पर राघवी कहती कि अंकल, मैं अपने घर से काफी सारा सोना और जेवरात लेकर आई हूँ, ताकि मुसीबत पड़ने पर इसे बेचकर हमारा गुजारा चल सके। उधर सोने की बात सुनते ही बस में बैठे 3 चोर के कान खड़े हो जाते हैं और ये तीनों आपस में प्लान करने लगते हैं कि किस तरह राघवी के पास से वह सोना चुराया जाए। इधर बस में थोड़ी देर पहले एक फैमिली आई थी। वहाँ आदमी लॉयर होता है। वह एंजल और राघव को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम शादी कर लेना, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगा और कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुनते ही उधर आदिवासी परिवार की बूढ़ी औरत सभी से कहती है कि पास के गांव में एक पवित्र मंदिर है, क्यों ना हम सभी मिलके इन दोनों की शादी नहीं करवा देते हैं। सभी पैसेंजर को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और मंदिर आते ही बस रोक कर वहां सभी जा रहे कहते ठीक है, और सारे खुशी से हंसने लग जाते हैं। और सभी वहां पर मंदिर आते ही कंडक्टर बस रोकता है और सभी नीचे उतर जाते हैं। लेकिन वह साधु वेश वाली औरत नींद में होने की वजह से बस में ही रह जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वे देखती है कि किसी सुनसान रोड पर बस खड़ी है और बस में उसके सिवा कोई भी नहीं है। ये देखते ही वह घबरा जाती है। तभी यह औरत बस के शीशों पर कुछ अजीब से हाथों के निशान देखती है। तो खिड़कियों पर कुछ लोगों के चेहरे के भी निशान होते हैं और वो चेहरा दिखता है, जबकि बस पूरी खाली होती है। ये देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं कि औरत बहुत डर जाती है और भगवान को याद करने लगती है। इधर दूसरी तरफ मंदिर में सभी पैसेंजर मिलके इंजन और राघव की शादी करवा देते हैं और उसके बाद सभी लोग वापस बस में लौट जाते हैं और बस से फिर से कौतुम्बिर के लिए चल पड़ते हैं, जहाँ वह साधु वेश वाली औरत अभी भी इस बात से डरी होती है कि उसने खाली बस में क्या देखा। उधर दूसरी तरफ जय कुमार और बाकी दोनों चोर अभी भी इसी प्लानिंग में होते हैं कि किसी भी तरह से राघवी के सारे गहने चुरा ले। अब आगे अगला गांव आने में वह आदिवासी परिवार वहीं उतर जाते हैं, जहाँ रास्ते में कुछ लोग गाड़ी में आकर उस आदिवासी परिवार को राघवी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने इस लड़की को देखा है। वो बूढ़ी औरत सारा मामला जानती थी कि कुछ लोग इनके पीछे पड़े हैं, इसलिए वो तो मना कर देती है कि हमने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उनके साथ एक छोटी बच्ची होती है जो यह कहती है कि दादी माँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बस में हम इस लड़की से मिले थे और हमने ही तो इनकी शादी भी करवाई थी। ये बात सुनकर उन गुंडों को इस आदिवासी परिवार पर शक हो जाता है, जिसके चलते ये गुंडे उस परिवार को अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं। और उसके बाद अब उधर आगे बस में एक और आदमी चढ़ता है जो सीधा लिज के पीछे जाकर बैठता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, जिससे लिजी बार बार इरिटेट होने लगती है। इधर रमन ये बात ऑब्जर्व करता है कि वह साधु भेष वाली औरत काफी डरी हुई है और घबराई हुई लग रही होती है और अजीब सा चेहरा बनाकर बैठी होती है। ये देखकर रमन उसके पास जाता है, उससे पूछने लगता है कि आपको क्या हुआ। इस पर वह औरत रमन को कहती है कि मैंने इस बस में किसी अजीब सी चीज को महसूस किया, मानो कोई बुरी शक्ति या आत्मा इस बस में मौजूद हो। क्या तुम्हें इस बस में एक अजीब सी महक नहीं आ रही है, जैसे मरे हुए लोगों में से आती है। ये बातें सुनकर रमन भी डर जाता है। वह कहता है कि आप सही कह रही हो दादी, मुझे भी इस बस में ना सब कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे बार बार लग रहा है कि वह लड़की लिजी असल में भूत है। ऐसा कहकर रमन दोबारा चेक करने के लिए लिजी के पास जाता है और उसे उसकी नींद से जगाने लगता है। तभी लिजी अपना सर उठाती है तो रमन को उसका चेहरा बहुत ही डरावना सा दिखता है। ये देखकर रमन के तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और वह डर से कांप उठता है। लेकिन फिर वह दोबारा ध्यान से देखता है तो लिजी का चेहरा नॉर्मल ही होता है। अब रमन और वो डिसाइड करते हैं कि अब जैसे भी ये बस कहीं रुकेगी ये दोनों तुरंत इस बस से उतर जाएंगे, कहीं भाग जाएंगे। अब थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक ऑफिसर बस को रोकता है। तभी मन और वो औरत उस बस से झटपट उतर जाते हैं और ऑफिसर को भी बस में चलने से मना करते हैं। वे कह देते हैं कि इस बस में कोई आत्मा मौजूद है, मत जाओ। लेकिन वो ऑफिसर इन दोनों का मजाक उड़ाते हुए बस में चढ़ जाता है कि तभी उसके सामने बस में बैठी एक बच्ची आ जाती है जो बहुत ही डरावनी लग रही होती है। ये देखकर ऑफिसर भी डर के मारे बस से उतर जाता है। तभी उसी रास्ते से वर्धा और पवित्रा अपनी गाड़ी से गुजर रहे होते हैं कि तभी रमन पुलिस की गाड़ी को देखकर उन्हें रोककर सारी बातें बताने लगता है कि उस बस में ना कुछ अजीब चीजें हैं जिससे सारे पैसेंजर की जान खतरे में है।
इसमें वर्दा रमन को जबरदस्ती साथ लेकर बाइक से उस बस का पीछा करता है और पवित्रा को सत्य के बारे में पता करने को कहता है। उधर दूसरी तरफ बस अपनी रफ्तार से चल रही होती है और बस के सभी पैसेंजर गहरी नींद में सोए होते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए जय कुमार अपने दोनों साथियों को नींद से जगाता है और फिर चुपके से राघवी और एंजल की सीट के पास जाता है और उसका गहनों से भरा बैग चुराने लगता है। लेकिन आगे वाली सीट पर बैठी उस बच्ची की नींद खुल जाती है और वह जय कुमार को चोरी करते हुए देख लेती है और सारे पैसेंजरों को जगा देती है। अब बात बिगड़ने पर जय कुमार और बाकी दोनों चोर चाकू दिखाकर सभी पैसेंजर को डराने लगते हैं और बस ड्राइवर को धमकाते हुए बस रोकने को कहते हैं। बस के रुकते ही वर्दा, जो रमन के साथ इस बस का पीछा कर रहा था, वह तुरंत बस में चढ़ जाता है और सारा मामला जानने पर वह इन 3 चोरों के साथ हाथापाई करने लगता है और आखिर में तीनों को पीट के रस्सी से उन्हें सीट पर बांध देता है। अब इसी के साथ हाथापाई के बीच वर्दा की नजर उन गहनों पर पड़ती है जिसे जय कुमार और उसके दोनों साथियों ने कपल को मारने के बाद होटल से चोरी किया था। और असल में ये गहना वही होता है जिसकी फोटो वर्दा ने अपने केस की फाइल में देखी थी। अब आगे रास्ते में वर्दा को भी बार बार बस के शीशों पर किसी के हाथों के निशान दिखाई देते हैं। तो कई बार किसी का वो नजर भी आता है चेहरा और बार बार वो समझता है ये है क्या। इधर 13 हिंद पेन ब्रांड के पास पहुंचती है और इधर बस में वर्दा इन तीनों चोर से उनका नाम और उनकी डिटेल पूछने लगता है, जहाँ ये बताते हैं कि इन्होंने अभी अभी ऊटी के किसी होटल में कपल को मार कर ये गहने चुराए हैं। जहाँ होटल का नाम इन लोगों को याद नहीं, लेकिन वह होटल रोज गार्डन में मौजूद है। अब ये जब जानने पर वर्दा तुरंत ऊटी के पुलिस स्टेशन में फोन करके उन्हें रोज गार्डन के सभी होटल को चेक करने को बोलता है। पता नहीं किस होटल में किस रूप में वह कपल मरे होंगे। इस पर सभी पुलिस वाले अपनी एक टीम तैयार कर लेते हैं और वहां पर जाकर सभी चेक करने लग जाते हैं कि जैसा कि वर्दा ने बोला है वो तो चेक करना पड़ेगा। और वह सभी जाते हैं और रोज गार्डन के एक एक होटल में जाकर चेक करते हैं कि एक एक रूम को चेक करने लगते हैं। और उधर दूसरी तरफ वर्दा पवित्रा को कॉल करके सारी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और साथ में ये भी कहता है कि मुझे ये बस थोड़ी अजीब सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अजीब सी चीज मौजूद है। और इस बस में ना पवित्रा वर्दा से बस उसी का नंबर ले लेती है और कहती है कि मैं इस बस के बारे में पता करती हूँ, तब तक तुम बस में बैठे सभी पैसेंजर की डिटेल हासिल कर लो। अब वर्दा एक एक करके सभी के पास जाकर उनकी सबसे डिटेल लेने लगता है। इसी बीच वो लिजी के पास जाके उसे उसकी नींद से जगाता है। तभी लिजी घबराते हुए नींद खोलती है और वहां वर्दा के पूछने पर लिजी उसे बताती है कि अभी अभी मैंने बहुत बड़ा सपना देखा, जहां कुछ लोगों ने इस बस पर अटैक कर दिया है और आप उन्हें अपनी गन से शूट कर दे रहे हैं। वर्दा ये कहता है कि मेरे पास तो कोई गन है ही नहीं, तो डरो मत, ये बात एक सपना था। अब वर्दा अब एंजल और राघवी के पास जाके उनकी डिटेल लेने लगता है और तो यहाँ पर राघवी बताती है कि वह ऊटी के एमएलए की बेटी है। ये सुनते ही सारे पैसेंजर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि उन्होंने एमएलए की बेटी की शादी करवा दी है। उधर दूसरी तरफ पवित्रा बस स्टेशन जाकर बस के नंबर को खोलती है और उसको चेक करने लगती है। तो वहां से उस आदमी से बस की डिटेल मांगती है। अब वह आदमी सारे रजिस्टर में चेक करता है और लेकिन इस नंबर की बस की डिटेल कहीं नहीं मिलती। अब तो पवित्रा को बताता है कि इस नंबर की कोई बस एग्जिट ही नहीं हुई है और करते होती भी नहीं है। ये सब सुनने के बाद तो पवित्रा के होश ही उड़ जाते हैं। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि सत्या उसी बस में चढ़ता है जिसने वर्दा की कार चुरा के बेची थी और उसका रिवॉल्वर अभी भी सत्या के पास था। वर्दा सत्या को देखते ही उसे मारने पीटने लगता है और उससे जो वो बैग छीन लेता है जिसमें वर्दा की गन रखी थी। गन को देखते ही लिजी को अपना सपना याद आ जाता है और वह घबराने लगती है। इधर वर्दा सत्या को पीटता है और उससे पहले मीनाक्षी सत्या को बचा लेती है और कहती है कि बेटा तुम एक भले घर से लगते हो, क्यों चोरी जैसे काम करते हो, ये गलत काम छोड़ दो। और जब तुम्हारे माँ बाप को ये पता लगेगा कि तुम ये सब काम करते हो तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मेरा भी 8 साल का बेटा है, मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि कल को भी वो भी गलत काम करे। इधर पुलिस वाले ऊटी के हर होटल को चेक करते हैं कि वहां पर कुछ है तो नहीं, लेकिन किसी भी होटल में किसी भी कपल का मर्डर या कोई चोरी नहीं हुई थी। उधर दूसरी तरफ पवित्रा वर्दा को कॉल करके कहती है कि वर्दा तुम जिस बस में बैठे हो उस बस का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। ये सुनने के बाद वर्दा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वर्दा अपनी मन की तसल्ली के लिए बस कंडक्टर से उसका आईडी कार्ड मांगता है जो कि रियल होता है। इस पर वर्दा को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ये समझ नहीं आ रहा। पीछे से एमएलए के आदमी उस बस का पीछा करते हुए जैसे तैसे उस बस में चढ़ जाते हैं
और एंजल और राघवी को मारने की कोशिश करते हैं। इस पर वर्दा इन दोनों को बचाने के लिए उन सबसे फाइट करने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान वो गुंडे राघवी का गला काट के उसे मार डालते हैं। इस पर वर्दा गुस्से में अपनी गन निकाल कर एक एक करके सभी पर फायरिंग शुरू कर देता है। यानी का आखिरकार लिजी का वह सपना सच हो ही गया था। वर्दा उन गुंडों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ जो गलती से ड्राइवर के गले पर चाकू लगने के चलते बस में उसकी भी मौत हो जाती है। उससे ये बस कंट्रोल हो जाती है। ऊपर से ये 13 एयरपिन बैंड का खतरनाक पहाड़ी वाला एरिया होता है, जहां बस अब बिना ड्राइवर के इधर उधर चली जा रही थी। तभी दूसरी ओर से एक कपल अपनी कार में आ रहे होते हैं और ये कपल वही होते हैं जिन्हें हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहां बस से इनकी कार एक चट्टान से जा टकराती है और इन दोनों की वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तो उधर वह कपल बस कंट्रोल होके पहाड़ी के आखिरी में जाके रुक जाती है। जहाँ थोड़ा सा भी कोई इधर उधर हिला तो पूरी बस खाई में गिर जाएगी। अब वर्दा जैसे तैसे एक एक आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मामला इतना बिगड़ चुका था कि वह सिर्फ लिजी रमन और सत्य के साथ साथ खुद को ही बचा पाता है, जबकि बाकी सभी लोग बस के खाई में नीचे गिर जाते हैं। अब अगली सुबह जब पुलिस, मीडिया और बाकी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच जाती है, जहां रेस्क्यू टीम नीचे खाई में नदी में लोगों को और बस को ढूंढने लगती है, जहां काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें नदी की गहराई में एक कोने में वो बस मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उस बस को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उस बस को देख के वर्दा और बाकी तीनों पैसेंजर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बस बहुत पुरानी हो चुकी थी। इस बस के सभी पैसेंजर के बॉडी कंकाल बन चुके थे। अब सिवाय उस आदमी के जो लिजी के पीछे बैठ के उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ये सब देखकर सत्य को समझ आता है कि ये बस में जो भी लेडी मीनाक्षी थी उसे गलत काम छोड़ने के लिए समझा रही थी, वह उसे कोई नहीं बल्कि सत्या की माँ थी, जो 16 साल पहले जब सत्या 8 साल की थी तो ऊटी से अपने गांव के लिए बस से निकली थी, पर कभी नहीं पहुंच पाई थी। अब वर्दा और पवित्रा किसी ऑफिस में जाकर इस बस की डिटेल मांगते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि आज से 16 साल पहले साल 2000 में ये बस ऊटी से कोयम्बटूर जाती थी, जो एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। साथ में इसके सारे पैसेंजर भी इसी तरह से रोज गार्डन की तरह एक होटल में पता करने पर इन्हें पता चलता है कि 16 साल पहले बस के गायब होने वाले दिन ही यहाँ एक कमरे में एक कपल का मर्डर हुआ था। उनके सारे गहने चोरी हुए थे। अब वर्दा पवित्रा को बताता है कि उसे ऐसा लगा कि कल वह 16 साल पहले टाइम में पीछे चला गया था, अपनी आंखों के सामने सब कुछ दोबारा होते हुए देखा था। अब वर्दा इस केस से जुड़े सभी सबूत को इकट्ठा करता है और एमएलए को 16 साल पहले अपनी बेटी और बाकी लोगों को मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद वह चढ़ जाकर फादर को सारी बातें बताता है, जहां फादर सारी बातें जानने पर उसे कहते हैं कि वर्दा, तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम इस केस से और उस 13 हेयरपिन बैंड से जुड़े हुए हो। असल में उस रात जब बस की वजह से वह कार एक चट्टान से टकरा जाती है, जहां दोनों कपल की मौत हो जाती है, तो वही कार की पीछे की सीट पर एक बच्चा सो रहा था। जब थोड़ी देर बाद फादर उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो वो उस बच्चे को देख लेते हैं और ये बच्चा और कोई नहीं वर्दा ही होता है। जहां 16 साल पहले कार एक्सीडेंट में मरे वो हस्बैंड वाइफ वर्दा के माता पिता थे और उसके साथ ही फादर वर्दा को उसके माँ बाप की तस्वीर देता है। उसके बाद वर्दा हर दिन उस बस का दोबारा आने का इंतजार करता है, जहां देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन वह बस दोबारा नहीं आती। और इधर वर्दा और पवित्रा की देखते हैं कि क्या क्या से हमें समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रही है। फिर उनको सारी कहानी समझ में आती है कि ये सब तो एक वो था जो हमें छोटा साल था, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या था। और इन दोनों की भी शादी हो जाती है, वर्दा और पवित्रा की, और ये इनका एक बेटा हो गया था। अब एक रात अचानक वर्दा को उसकी पुरानी दोस्त अक्षय का कॉल आता है, जहाँ उसकी एंगेजमेंट होने वाली होती है, लेकिन वर्दा यह कहता है कि आज नहीं आ सकता क्योंकि आज 29 फरवरी है, उसके माता पिता की डेथ एनिवर्सरी। और ये सुनते ही पवित्रा वहां पर एक पैटर्न देखती है। वह वर्दा को कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट 29 फरवरी को हुआ था और ठीक 4 साल पहले जब तुम इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो लोग तुम भी तो बस में 29 फरवरी को ही बैठ पाए थे। यानी वो बस हर 4 साल पर सिर्फ 29 फरवरी वाले दिन ही दिखती है और आज भी 29 फरवरी ही है। ये सुनते ही वर्दा ऊटी के पास अब बस स्टैंड पर पहुंच जाता है, जहाँ सत्या भी पहले से अपनी माँ मीनाक्षी को दोबारा देखने के लिए वहीं उस बस के इंतजार में खड़ा होता है। और आखिरकार वह बस फिर से वहीं आ जाती है, जहाँ ये दोनों उस बस में चढ़ जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।